आज आपने कई न्यूज़पेपर्स में देखा, कई न्यूज़पेपर्स की ये हेडिंग रही, मेन हेडिंग रही कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अब सीज फायर के लिए जो टॉक है वह स्टार्ट हो गई और साथ में इमीडिएटली जो सीज फायर के लिए टॉक है वह स्टार्ट होने की बात कही। और इसमें भी देखो ट्रंप का कई जगह पर नाम भी आ रहा है कि जो ट्रंप है उन्होंने अनाउंस किया है कि इमीडिएटली रशिया एंड यूक्रेन जो है वह सीज फायर के लिए आपस में बात करेगा एंड जो पीस अकॉर्ड है वह साइन करेगा, शांति समझौता दोनों देशों के बीच में होगा। तो बेसिकली अगर अब इस मेमोरेंडम की बात करें तो इसमें जो दोनों देशों के प्रमुख हैं वो इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आखिर शांति समझौता दोनों देशों के बीच में किया जाता है। तो देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर अगर पृष्ठभूमि की बात करें, अच्छा उसके पहले ये देख लेते हैं कि जो पुतिन है उनकी क्या शर्तें और यूक्रेन के क्या कंसर्न है, इस पर हम बात करेंगे। देखो ये युद्ध जो है वह स्टार्ट होता है जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया फरवरी 2022 में। और यहाँ पर इसका मेन रीजन ये था कि यूक्रेन के द्वारा जो नाटो है और जो वेस्टर्न कंट्रीज है इनका समर्थन ज्यादा किया जा रहा था। और नाटो का ये जो सदस्य है, आप बताइएगा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना कब होती है, क्यों होती है। और यहाँ पर रशिया जो है वो खुद को असुरक्षित देखने लगा, ठीक है, कि अब उसकी जो सीमाएं है वह सुरक्षित नहीं रहेंगी और यूक्रेन जो है वह नाजी विचारधारा को ज्यादा फॉलो करेगा और इससे रूसी लोगों पर अत्याचार हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंसर्न था रशिया का। और लेकिन अभी क्या है कि ये अभी तुरंत इमीडिएट सीज फायर का ऐसा कोई प्लान इनका नहीं है। और साथ ही साथ पहले ये भी कहा कि देखो जो रूट कॉज है, जो मूल बातें हैं, एटलीस्ट हम इनको हल करेंगे, उसके बाद सीज फायर की बात होगी। और इसमें यह कहा कि देखो जैसे कि जो यूक्रेन है ना वो नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा, किसी भी सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वह नाटो का सदस्य बनता है तो डेफिनेटली रशिया के लिए खतरा होगा। आप सभी ने 1991 में आप सभी ने यूएसएसआर का विघटन देखा है ना। और इस विघटन के बाद जो यूएस है वह सुपर पावर बन गया। एंड इसके पहले भी आपने देखा था कि विश्व में दो महाशक्तियां थी, एक यूएस और एक यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी है वह रशिया है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि जो रशिया है वह यूएस को किस तरीके से देख रहा है कि भाई उसका जो है वह प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर है, और यूएसएसआर के उत्तराधिकारी के रूप में रशिया आता है। और अब अगर कोई देश जो है वह यूएस के साथ शामिल होगा या नाटो जैसे संगठन में शामिल होगा, दैट डेफिनेटली यहां पर प्रॉब्लम इनको होगी, है ना। तो अब देखो पश्चिमी देशों से सैन्य मदद पर रोक लगे और जो भी रूस के द्वारा कब्जा की गई जमीन थी, क्या जैसे कि क्राइमिया की बात करें, डोनाबास की बात करें, इन पर वह कोई दावा नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर कई तरह के ऐसे इश्यूज है जो उठकर आते हैं। और भाई अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन का इस पे क्या रुख है, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इन्होंने कहा कि देखो वे बिना शर्त के युद्ध विराम के लिए तो तैयार हैं। और साथ में ये भी कहा कि इंटरनेशनली रूप से हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा जो प्रेशर है वे क्रिएट करेंगे रशिया पर, ताकि वे इमीडिएट सीज फायर के लिए थोड़ा सा हेल्प करे। और साथ में ये भी कहा कि देखो जो पुतिन है उनसे किसी ऐसी जगह पर मिलना भी चाहेंगे ताकि शांति वार्ता जो है वह की जाए। लेकिन इसकी एक मुख्य चिंता क्या है कि रूस दोबारा जो है वह फिर से हमला ना कर दे, और ये जो शांति समझौता है इसमें आपको क्या कुछ जमीन छोड़नी पड़ेगी। और पश्चिमी देशों का समर्थन चूंकि अभी यूक्रेन के पास है, तो क्या पश्चिमी देशों का समर्थन हट जाएगा, ठीक है। ये कुछ मुद्दे थे। चलिए खैर, ये तो बात हुई कि अभी चल क्या रहा है, क्या जो रूस के राष्ट्रपति है वह सोच रहे हैं और क्या जो है वह यूक्रेन के राष्ट्रपति का सोचना है। लेकिन अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके फ्लैशबैक में और एक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। देखो बच्चों ये युद्ध जो है वैसे तो फुल फ्लैश वॉर की बात करें ये स्टार्ट होता है फरवरी 2022 में, जब रूस ने क्या किया, यूक्रेन पर हमला किया था। लेकिन इसके पहले की मैं पृष्ठभूमि आपको बता दूं कि 1922 तक, 1922 तक, मतलब 1922 में जो यूक्रेन है ये यूएसएसआर का हिस्सा बनता है। और 1991 में आपको पता है कि यूएसएसआर का जब पतन हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद जब यूक्रेन एक तरह से स्वतंत्र हो गया इसके विघटन के बाद में। लेकिन रशिया ने क्या किया, रूस ने कहा कि नहीं हमारा इस पर भौगोलिक कब्जा है, तो रूस इस पर अपना एक तरह से जो कब्जा है वह मानता रहा। तो बच्चों इन दोनों के बीच में एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रगल है वह चलती रही, और यहाँ पर पश्चिमी बनाम रूस की होड़ जो है वह चलती रही। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूक्रेन ने जब वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट किया, नाटो जैसे संगठन से सपोर्ट लेने की बात कही, और ऐसे में रशिया ने क्या देखा, इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना और फरवरी 2022 में यहां पर जो फुल हमला है वह बेसिकली कर दिया इसके सीमा पर, है ना। अब लेकिन देखो कि इसके पहले भी कई तरह से जो वॉर है वह चल रहा था। इसमें आप इसके कुछ क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि डोनाबास संघर्ष है ना, तो इसके कुछ क्षेत्रों को लेकर अगर हम देखें, जैसे कि डोनाबास है, इसके क्षेत्रों को लेकर 2014 से लेकर 2021 तक लगातार संघर्ष चलता रहा। अब इसमें था क्या इस क्षेत्र में कि कुछ अलगाववादी थे जो यूक्रेन से अलग होने की बात कर रहे थे और इनको समर्थन रशिया के द्वारा दी जा रही थी, इनको मदद जो है वह रशिया के
के द्वारा दी जा रही थी। तो यहाँ पर देखो बच्चे कि यूक्रेन सेना और ये अलगाववादी जो है इनके बीच में एक युद्ध लंबे समय तक चला, और बाद में 2015 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मिन्स्क शांति समझौता हुआ था, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। इस शांति समझौते के तहत ना कभी शांति हुई, ना ये पूरी तरीके से कभी वहां पर इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके बाद आपने देखा कि फरवरी 2022 के पहले भी 2021-22 के आसपास तनाव बहुत बढ़ गया था, और रूस के द्वारा 1 लाख जो सैनिक है वे यूक्रेन की बॉर्डर पर लगा दिए गए थे। और जब 1 लाख सैनिक यूक्रेन की बॉर्डर पर लगा दिए गए थे, वैसे भी अब सबको डर हो गया था कि देखो भाई युद्ध अब शुरू होने वाला है, और फरवरी 2022 में हमला ही कर दिया। तो इसके पीछे का जो मेन रीजन जो रशिया बताता है कि एक तो नाटो ग्रुप में अगर यूक्रेन शामिल होगा तो उसकी सुरक्षा को खतरा है, उस पर आगे सैन्य खतरा मंडरा सकता है, ये इसलिए आक्रमण किया। और दूसरी बात है कि नाजी विचारधारा, आप सभी ने हिटलर का नाम सुना होगा। नाजी विचारधारा जो सबसे ज्यादा क्रूर और दमनकारी शासन व्यवस्था है, तो नाजी विचारधारा से बेसिकली ये मुक्त करना चाहता था। ठीक है, ये यहाँ पर रीजन हो गया। अब देखो बच्चे कि 2022 से लेके 2025 तक ये जो यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, इसमें लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए, विस्थापन हो गया, उनके घर बार छूट गए, हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई। वैश्विक रूप से अगर हम देखेंगे तो गैस, अनाज, तेल, इन सभी की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूं कि रूस और यूक्रेन दोनों की अगर हम बात करें तो ये 30% है, मतलब वैश्विक रूप से गेहूं का जो निर्यात किया जाता है उसमें 30% ये दोनों कंट्री जो है वह कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सोचो कि वैश्विक रूप से अब इसकी गेहूं की, अनाज की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी, है ना। तो यहाँ पर बच्चे ना केवल आर्थिक तो नुकसान है ही, जान माल हानि, ये सारी भी चीजें हैं। सैन्य की अगर हम बात करें तो देखिए यूक्रेन को जो है वह पश्चिमी देशों का, यूएस का जो समर्थन है वह मिल रहा था, और कई तरीके से यूएसए ने रूस पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाने चाहे, और कई प्रतिबंध लगाए भी कि जो रशिया है बेसिकली वह इस चीज को रोके। ठीक है, अब चलिए ये तो सारी ये बात हो गई, लेकिन इसके अलावा हम देखें कि भारत पर आखिर क्या असर है। देखो, भारत पर सामरिक, कूटनीतिक और भी कई तरह के असर भारत पर भी आए। सबसे पहली बात तो हम देखें कि गैस और तेल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई। रशिया से जो कि हम तेल और गैस इंपोर्ट करते थे इसमें भी काफी वृद्धि हुई, लेकिन हाँ फिर भी रशिया ने हमें काफी डिस्काउंट पर चीजें दी। इसके अलावा आप देखेंगे कि चूंकि रूस हमारा बहुत पुराना पार्टनर है, जब आपने देखा कि भाई पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो भारत ने किसके साथ मित्रता संधि की थी 20 वर्षों की, रशिया के साथ की थी। तो बच्चे हमारी फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो रूस से पुरानी मित्रता है। अब चूंकि भारत जो है अगेंस्ट जा नहीं सकता था रशिया के, तो कभी भी रशिया के खिलाफ वो प्रॉपर तरीके से आलोचना इस युद्ध की नहीं कर पाया। शांति वार्ता की हालांकि बात की, युद्ध का समर्थन नहीं किया वैश्विक स्तर पर, लेकिन यहां पर यह था कि जब भी यूएन में ये प्रस्ताव लाया कि रूस के खिलाफ किसी तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए वोटिंग नहीं, तो भारत उसमें एब्सेंट रहा। ठीक है, तो भारत का चूंकि पुराना सामरिक साझेदार है, हथियारों का भी सबसे बड़ा जो स्रोत है वह रशिया है। अभी आपने देखा कि भारत और पाक के बीच में अभी जो वॉर हुई पहलगाम अटैक के बाद, उसमें भी S-400 जो मिसाइल है उसका आप सभी ने कारनामा देखा कि किस तरीके से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में बड़ी इंपॉर्टेंट जो भूमिका है वह इसने प्ले की। अब देखो बच्चे कि इसका ये भी असर हुआ कि हमें S-400 जो मिसाइल और जो भी सुरक्षा हथियार मिलने थे उसमें काफी देरी हुई, क्योंकि ऑलरेडी रशिया में ही इस चीज की जरूरत पड़ी युद्ध के चलते। तो यहाँ पर ये जो सप्लाई चेन है ये सारी चीजें काफी रही। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो भारत की राजनीति जो है वह हमेशा बैलेंस की रहती है। वह यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी मिलता है तो रशिया के प्रेसिडेंट के साथ भी बैठता है, यूएस के साथ भी समझौता कर रहा है तो यूरोपीय यूनियन के साथ भी व्यापार कर रहा है। तो भारत की जो बेसिकली ये नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो हमेशा बैलेंस के सिद्धांत पर चलती है। तो ये था आपका पूरा रशिया एंड यूक्रेन को लेके पृष्ठभूमि। एंड अभी जो करंट है कि इन दोनों के बीच में सीज फायर को लेके जो टॉक है वह होगी, और हमने यहाँ पर दोनों के जो फैसले हैं उस पर भी हमने बात कर ली। तो उम्मीद है आपको ये विषय समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।